प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। आज के लेक्चर में हम विशेषकर 3 बातों पर चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में दलों का विकास किस प्रकार से हुआ है, ब्रिटेन में कौन सी दलीय व्यवस्था है और ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। मैंने यहाँ नोट किया है ब्रिटिश दलीय व्यवस्था, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, दलों का इतिहास और विशेषताएं, इसके साथ में इसके प्रकार की भी चर्चा करेंगे। वैसे ये बात दलीय व्यवस्था के प्रकार में स्वतः ही समाहित हो जाती है। ये स्टूडेंट्स, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, इसकी जानकारी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, क्या चर्चा कर रहे हैं आज हम? ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था, मतलब ब्रिटिश संविधान का अध्ययन पूर्ण तब तक नहीं होता है भाई जब तक कि आप वहाँ की दलीय व्यवस्था को नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में भाई लोकतंत्र का आधार ही राजनीतिक दल हैं। आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, भाई बिना राजनीतिक दल के काम नहीं चल सकता। किसी न किसी रूप में वहाँ दलीय व्यवस्था को अपनाया ही जाता है, चाहे वह एक दलीय व्यवस्था हो, द्विदलीय व्यवस्था हो या बहुदलीय व्यवस्था हो। दलीय व्यवस्थाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? द्विदलीय व्यवस्था को, 2 दलीय व्यवस्था को। ठीक है, इनके ऊपर हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान देंगे, विशेषकर दलों का इतिहास और विशेषताएं ले रहे हैं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में ब्रिटिश संविधान सभी संविधानों की जननी है। एक बात, ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। 2 बात। तीसरा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल सभी मंत्रिमंडलों की जननी है। प्रधानमंत्री के पद का जन्म भी ब्रिटेन में ही हुआ है। ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक दलों की जननी भी ब्रिटेन को ही कहा जाता है। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अर्थात वास्तव में जिस प्रकार से संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी ब्रिटेन है, उसी प्रकार से राजनीतिक दलों की जननी भी कौन है? ब्रिटेन ही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्लियर हो गया? मैंने इन सभी के ऊपर किसी न किसी रूप में वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत। आज ब्रिटिश संविधान का ये हमारा अंतिम लेक्चर है। मैंने संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन का संविधान मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये स्टूडेंट्स देखिएगा। बाकी इसके बाद में जापान, स्विट्जरलैंड, चीन और फ्रांस, इन 4 देशों की राज्य व्यवस्थाओं को भी मैं समग्र रूप में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान दें। मैंने यहाँ सबसे पहले नोट किया है क्या, अब ये जो महत्वपूर्ण बात है इनको नोट जरूर करना, क्योंकि यही तो एग्जाम पूछी जाती हैं। अगर आप इन बातों को स्पष्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई सार्थकता नहीं। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? मैं मेहनत सिर्फ अपने विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 20 वर्ष तक जब महाविद्यालय में पढ़ाया तो मैंने विद्यार्थियों को पाया कि वास्तव में वो राजनीति विज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे। तो मैंने प्रयास किया कि महाविद्यालय के साथ साथ मैं मेरे चैनल पर मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान को बेहतर तरीके से समझाऊं। मेरा मूल लक्ष्य यही है, क्या है, कि मैं राजनीति विज्ञान को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, या मैं औपचारिकता, दिखावा कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। हाँ, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे अवगत कराइएगा कमेंट के माध्यम से। जैसे भी हो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। नोट कीजिएगा, सबसे पहली बात मैंने नोट की है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अनिवार्य। देखो भाई, अब ये बात सत्य है कि ब्रिटेन में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। जैसे वहाँ संसद के 2 सदन है ना,
लोक सदन और लोकसभा, तो लोक सदन के सदस्यों को जनता चुन करके भेजती है। और वास्तविक रूप में ब्रिटेन में संसद का मतलब ही लोक सदन है और लोक सदन जनता के द्वारा निर्वाचित है। यस, तो वास्तविक रूप में वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अपनाया गया है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को यदि अपनाया गया है, चाहे भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है 5 कैंटोनों में, इसी के साथ में आप अन्य देशों की भी गिनती कर सकते हैं। तो वास्तव में जहाँ कहीं भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को या प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो वहाँ बिना राजनीतिक दलों के काम चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जनता किनको चुन करके भेजेगी? जनता के सामने विकल्प होने चाहिए। तो ये विकल्प किसके रूप में सामने आते हैं? ये विकल्प राजनीतिक दलों के रूप में सामने आते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, सिद्धांत होते हैं और उनको पसंद या नापसंद के आधार पर जनता अपना समर्थन देती है या विरोध करती है। क्लियर? तो इसलिए आप ये बात नोट कीजिएगा कि जहाँ कहीं भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है तो बिना राजनीतिक दल के उसका संचालन नहीं हो सकता। मैंने लिखा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अनिवार्य, मतलब राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अति आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। दूसरी बात, मैंने यहाँ जो महत्वपूर्ण व्याख्यान से वो नोट किए हैं, मैकिन्टोश, जेनिंग्स, हुबर और मुनरो, ये 4 व्याख्यांश मैंने नोट किए हैं। बाकी दुनिया भर के व्याख्यांश हैं, मैंने महत्वपूर्ण बातें यहाँ ली हैं और आप इसे नोट कीजिएगा। मैकिन्टोश क्या कह रहे हैं कि दलीय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राण शक्ति है। यस भाई, बिना राजनीतिक दल के वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत राजनीतिक जीवन का संचालन हो ही नहीं सकता। मतलब राजनीतिक दल ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन के प्राण हैं। अगर राजनीतिक दलों को वहाँ समाप्त कर दिया जाए तो वास्तविक रूप में वहाँ राजनीतिक जीवन सफल नहीं हो सकता, राजनीति का खेल नहीं खेला जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जनता वास्तविक रूप में राजनीति को एक खेल समझती है और इस खेल में केवल 2 टीमें हों, ब्रिटेन की जनता इस बात को पसंद करती है, इसलिए ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। क्या कहा है मैंने? ब्रिटेन की जनता राजनीति को एक खेल समझती है और इस खेल में भाग लेने के लिए केवल 2 ही टीमें हों, यह बात पसंद करती है, इसलिए वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है। अगला है, जेनिंग्स क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दल से ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे नहीं गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यस, उसी प्रकार से जेनिंग्स कह रहे हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक दलों की बात की जाए तो ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक जीवन में ही समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों में ही समाप्त हो जाता है। मतलब मूल बात यहाँ जेनिंग्स ये कह रहे हैं कि भाई वास्तव में बिना राजनीतिक दलों के अगर ब्रिटिश शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके, ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जेनिंग्स ने जोर देकर कहा है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दल में ही समाप्त हो जाता है। मतलब बिना राजनीतिक दल के वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन हो ही नहीं सकता। वास्तव में जैसे गार्नर कह रहे हैं ना कि भी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, अगर राज्य को उससे बाहर निकाल दिया जाए राजनीति विज्ञान से तो फिर शेष कुछ बचेगा नहीं इसमें। तो ठीक इसी प्रकार से वास्तविक रूप में ब्रिटिश शासन से यदि राजनीतिक दल को निकाल दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन बिना राजनीतिक दलों के हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर से दोहराऊं, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दल में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जीवन है उसका प्रारंभ और अंत इसी के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? राजनीतिक दल। ह्यूबर कह रहे हैं कि लोकतंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। लोकतंत्र के चालन में, लोकतंत्र के संचालन में, लोकतंत्र की क्रियान्विति में, लोकतंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य, ऑयल, तेल के तुल्य है। अब देखो भाई, वास्तव में जो राजनीतिक दल हैं वो तेल के तुल्य हैं, ये चिकनाई का काम करते हैं। मतलब लोकतंत्र को संचालित करने के लिए
राजनीतिक दल ऑयल के तुल्य हैं, उसको संचालित करने में ये चिकनाई का काम करते हैं। और अगर राजनीतिक दलों को निकाल दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर लोकतंत्र का संचालन नहीं हो सकेगा। लोकतंत्र रूपी मशीन घिस जाएगी, वह चिकनाई से युक्त नहीं रहेगी, इसलिए वह ठीक से संचालित नहीं हो पाएगा। मैंने पहले इसलिए बात लिखी है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अनिवार्य है ये कौन, राजनीतिक दल। बिना राजनीतिक दलों के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन नहीं हो सकता। यश अंतिम मुनरो कह रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। आप देखो क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है, अर्थात बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्रात्मक शासन का संचालन हो ही नहीं सकता। और यदि लोकतंत्रात्मक शासन है तो डेफिनेटली वहाँ किसी न किसी रूप में दलीय व्यवस्था होगी। वो एक अलग बात है कि वह द्विदलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि एक दलीय व्यवस्था है तो भाई उसको आप वास्तविक रूप में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त ये होती है कि उसमें कम से कम 2 विकल्प होने चाहिए जनता के सामने। जैसे हम चीन की बात करते हैं तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है और वो अपनी शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं, जनवादी लोकतांत्रिक चीन कहते हैं। लेकिन क्या ये सत्य है वहाँ लोकतंत्र है? नो, वहाँ सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है, वहाँ साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा है। जनता के सामने 2 विकल्प नहीं है, साम्यवादी दल को जनता को अपना मत देना पड़ेगा, जनता के सामने कोई विकल्प है ही नहीं। तो लोकतंत्र की पहली शर्त ये होती है कि वहाँ 2 विकल्प होने चाहिए। यदि एक दलीय व्यवस्था की बात की जाए तो वास्तविक रूप में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में नहीं आता है। केवल द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगली बात करते हैं हम दलों का ऐतिहासिक विकास, कि भाई ब्रिटेन में दलों का जो है ऐतिहासिक विकास किस रूप में हुआ है और वहाँ विशेषकर द्विदलीय व्यवस्था ही क्यों बनी है। ठीक है, ध्यान दें, मैंने यहाँ लिखा है गुटबंदियाँ, अर्थात वास्तविक रूप में ब्रिटेन में 15वीं शताब्दी से ही किसी न किसी रूप में गुटबंदियाँ रही हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा है 15वीं शताब्दी से जैसे लंकास्ट्रियन और यार्किस्ट, ये 2 गुट थे। 17वीं सदी में केवेलियर और राउंड हेड, नोट कीजिएगा क्या है, राउंड हेड, ये 2 गुट थे। मतलब किसी न किसी रूप में वहाँ गुटबंदियाँ रही हैं। इसमें ब्रिटेन में जैसे भाई वहाँ संसद शक्तिशाली हो, हैं, या जो है राजा शक्तिशाली हो, इस बात को लेकर के गुटबाजियाँ हुई थी। कहने का मेरा भावार्थ यहाँ ये है, मैं थोड़ा संकेत ही कर रहा हूँ कि वहाँ किसी न किसी रूप में गुटबंदियाँ रही थी। लेकिन सही अर्थ में मैं इनको डिटेल्स नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें तो केवल ये देखना है कि भाई वर्तमान समय में वहाँ पर कौन सी दलीय व्यवस्था है, कितने दल हैं, कौन सा महत्वपूर्ण दल है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सही अर्थ में 1688 की जो क्रांति है, गौरवमयी जो क्रांति हुई थी, 1688 की क्रांति के बाद, क्या कहा है मैंने, 1688 की क्रांति के बाद क्या होता है कि यहाँ वास्तविक रूप में 2 दलों की नींव पड़ती है। कब? 1688 की क्रांति के बाद, जिसे गौरवमयी क्रांति कहा जाता है। 2 दलों की नींव पड़ी, उनके नाम क्या रखे, व्हिग और टोरी। अब ये एग्जाम पूछा जाता है आपसे, क्या कहा है मैंने कि 1688 की क्रांति के बाद, जिसे गौरवमयी क्रांति कहा जाता है, जिसमें वास्तविक रूप में जो है खूनी संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। 1688 की क्रांति के बाद क्या होता है, 2 दलों की नींव पड़ती है। किस किस की? व्हिग और टोरी दल, व्हिग और टोरी दल। अब देखो, परंतु क्या हुआ, 1832 के सुधार अधिनियम के बाद, क्या कहा मैंने, 1832 के सुधार अधिनियम के बाद क्रमशः इनके नाम उदार और अनुदार ग्रहण किए गए। मतलब इनके जो नाम रखे गए, मैंने यहाँ लिखा है 1832 के सुधार अधिनियम के बाद क्रमशः उदार और अनुदार नाम ग्रहण किए गए। किसके द्वारा? मतलब व्हिग दल का नाम तो क्या ग्रहण किया गया, उदार, और टोरी का नाम क्या लिया गया, अनुदार। अब ये नोट करेंगे, एग्जाम पूछा जाता है। व्हिग दल का नाम क्या पड़ा, उदार,
और टोरी का नाम क्या पड़ा? अनुदार। उदार और अनुदार नाम ग्रहण किए, क्रमशः मैंने यहाँ लिख दिया है, तो नोट के गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ। विग का नाम क्या पड़ा? उदार। क्या नाम ग्रहण किया? विग का उदार और टोरी का अनुदार, नोट कीजिएगा, ठीक है। और आज हम देखते हैं तो वास्तव में ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजनीतिक दल व्यवस्था है, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, ब्रिटिश राजनीतिक दल जो दल व्यवस्था है वह द्विदलीय व्यवस्था है। कौन सी दलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था है। देखो द्विदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? नोट कीजिएगा, जब किसी भी देश में राजनीति में स्पष्ट रूप में प्रतियोगी दल केवल दो ही हों तो उसे द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दो दल से ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ, नहीं, दो दल से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि ब्रिटेन में है, मैंने यहाँ नोट भी किए नाम। परंतु द्विदलीय इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में स्पष्ट रूप में प्रतियोगी दल केवल दो ही होते हैं, मतलब एक दल सत्ता में आ जाता है और दूसरा विपक्ष में बैठ जाता है, बाकी अन्य दलों का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन में वर्तमान समय में क्या है? द्विदलीय व्यवस्था है, दो दल ही महत्वपूर्ण है, दो दल ही राजनीति में स्पष्ट रूप में प्रतियोगिता करते हैं। कौन कौन से दल हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो ध्यान दें। विशेषकर वहाँ पर हम कहेंगे कि उम्मीद ये थी कि भी त्रिदलीय व्यवस्था उभर कर सामने आएगी ब्रिटेन में, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो अनुदार दल, उदार दल और श्रमिक या मजदूर दल ये महत्वपूर्ण है, परंतु इनमें वास्तव में आज यदि हम देखते हैं तो मैंने आपको कहा है कि द्विदलीय व्यवस्था है, तो आज ब्रिटेन में अनुदार दल और श्रमिक या मजदूर दल ही महत्वपूर्ण है। मतलब राजनीति में जो प्रतियोगिता होती है वह इन दो दलों के बीच में होती है। किस किस के बीच में? श्रमिक या मजदूर दल और अनुदार दल। उदार दल का महत्व कम हो गया है। उम्मीद ये थी कि जब इसका उदार दल का महत्व बढ़ा था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ब्रिटेन में त्रिदलीय व्यवस्था उभर कर सामने आएगी, लेकिन नहीं, वास्तविक रूप में अभी अनुदार दल और श्रमिक या मजदूर दल ही ब्रिटेन में राजनीति में प्रतियोगी दल हैं। केवल ये दो ही दल हैं, श्रमिक और अनुदार, या अनुदार दल और मजदूर दल भी इसको कह सकते हैं, श्रमिक दल को मजदूर दल भी कह सकते हैं। तो राजनीति में प्रतियोगी दल केवल ये दो ही है, इसलिए इसको द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। वैसे तीसरे नंबर पर उदार दल का भी स्थान वहाँ आता है, तीसरे नंबर पर है, मगर प्रतियोगी दल केवल ये दो ही है, इसलिए इसे द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। बाकी ब्रिटेन में अन्य दल भी हैं, साम्यवादी दल है, फासिस्ट दल है, नेशनल फ्रंट है, स्वतंत्र मजदूर सम्मेलन है और सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी है, ठीक है। ये दल के भी नाम आप नोट कीजिएगा। परंतु डियर स्टूडेंट्स, इनके सिद्धांतों की बात आती है तो अनुदार दल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वास्तविक रूप में परंपरागत संस्थाओं को बनाए रखना चाहता है, जैसे राजा का पद बना रहे, लॉर्ड सभा बनी रहे, ठीक है। विशेषकर ये जो है हम एक कह सकते हैं कि यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। कौन? अनुदार दल, ठीक है। उदार दल की बात आती है तो ये वास्तविक रूप में स्वतंत्रता के ऊपर बल देते हैं, इसी के साथ में ये किसी न किसी रूप में निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने की बात भी करते हैं। श्रमिक की बात आती है, मजदूर दल की बात आती है तो ये विशेषकर श्रमिकों या मजदूरों का जो है विकास हो, इसके ऊपर विशेष बल देते हैं। परंतु वर्तमान समय में यदि हम देखें, आज की बात करें तो वास्तव में अनुदार दल और श्रमिक या मजदूर दल के सिद्धांत में, विचारधारा में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मूल जो बात है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहाँ पर मतभेद है, बस, ठीक है। तो ये हो गए ब्रिटिश राजनीतिक दल। विशेषकर तीन दल महत्वपूर्ण हैं, अनुदार, उदार और श्रमिक, परंतु वहाँ वास्तविक रूप में राजनीति में प्रतियोगी दल केवल दो ही, अनुदार दल और श्रमिक दल, इसलिए इसे द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताएं, इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नंबर एक, पहली विशेषता क्या है? द्विदल पद्धति। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक रूप में आज की यदि हम स्थिति देखें तो ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति क्यों है? क्योंकि राजनीति में प्रतियोगी दल केवल दो ही हैं, अनुदार दल और श्रमिक दल, इसलिए इसे द्विदलीय पद्धति कहा जाता है, ठीक है। तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं दलीय व्यवस्था की बात करते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय व्यवस्था चीन में है, यस। द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में है, अमेरिका में। बहुदलीय व्यवस्था हमारे भारत में है,
यस, क्लियर। दूसरी विशेषता क्या है? सुदृढ़ संगठन और केंद्रीयकरण। ध्यान देंगे भाई, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब होता है कि भाई निर्णय लेने के स्तर कितने हैं। निर्णय लेने के स्तर अनेकों हैं तो विकेंद्रीकरण कहते हैं, और निर्णय लेने का स्तर एक है या एक से अधिक, 2 या 3 भी हो सकते हैं, मतलब निर्णय का केंद्र एक ही हो तो इसे केंद्रीकरण कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजनीतिक दल होते हैं ना, राजनीतिक दलों का जो संगठन है मजबूत है, सुदृढ़ है, और उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को अपनाया गया है। मतलब निर्णय केंद्र से ही लिया जाता है, केंद्रीय स्तर पर ही लिया जाता है। अब इसके आधार पर इसकी तीसरी विशेषता बनती है क्या? कठोर अनुशासन। क्या? कठोर अनुशासन है। अर्थात वहाँ मतलब ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का संगठन मजबूत है, सुदृढ़ है, और वहाँ पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। मतलब निर्णय केंद्रीय स्तर पर ही लिया जाता है, केंद्रीय स्तर पर ही लिया जाता है। तो इस कारण दल का अनुशासन भी क्या होता है? कठोर होता है। किसी भी रूप में किसी सदस्य को दल के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए ब्रिटेन में दलीय सचेतक की व्यवस्था की गई है, और दलीय सचेतक अपने अपने राजनीतिक दलों को जो सदस्य होते हैं, क्या अपने अपने राजनीतिक दलों को ये कहते हैं कि उनके जो सदस्य होते हैं वो अपने ही दल के पक्ष में मतदान करें। अर्थात दलीय सचेतक का काम ये होता है क्या कि भाई जब संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाए तो वास्तविक रूप में वो अपने अपने दल के पक्ष में मतदान करें। दलीय सचेतक की बात को राजनीतिक दलों के सदस्यों को मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों का कठोर अनुशासन नहीं है। वहाँ जो है राजनीतिक दल के सदस्यों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आप तुलना भी कर सकते हैं कि अमेरिका में कठोर अनुशासन नहीं है जबकि ब्रिटेन में कठोर अनुशासन है। मैंने ब्रिटिश राजनीतिक दल और अमेरिका की राजनीतिक दल व्यवस्था की तुलना के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देखिएगा। अब कठोर अनुशासन ब्रिटेन में, तो यहाँ मैं आपको कहूँगा एक विद्वान है कार्टर वास्तविक रूप में कहते हैं कि अमेरिका की जनता ब्रिटिश राजनीतिक दलों से वास्तविक रूप में ईर्ष्या करती है। मैंने लिखा है अमेरिका ईर्ष्या, मतलब अमेरिका ईर्ष्या करता है किससे? ब्रिटिश दलीय व्यवस्था से। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ कठोर अनुशासन है जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। किसने कही ये बात? कार्टर ने। नोट कीजिएगा। अच्छा, चौथी विशेषता क्या है? नेता की सर्वोच्च स्थिति। देखो वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, जो पार्टी सिस्टम है, उस पार्टी सिस्टम में या दल में, राजनीतिक दल में जो नेता होता है ना, उसकी स्थिति सर्वोच्च होती है। वैसे भी उसमें केंद्रीकरण है। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक दल का जो नेता होता है, और जब किसी दल को जो है बहुमत मिल जाता है तो राजनीतिक दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत नेता की स्थिति बहुत सर्वोच्च होती है। और वैसे भी देखा जाए तो जब सत्तारूढ़ दल की बात की जाए तो वहाँ प्रधानमंत्री शासन की अवधारणा ने जन्म ले लिया है। प्रधानमंत्री ही सब कुछ होता है, तो नेता ही तो प्रधानमंत्री बनता है। और विपक्ष होता है तो विपक्ष में भी जो उसका नेता होता है वही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ब्रिटेन के अंतर्गत नेता की सर्वोच्च स्थिति होती है। पांचवी विशेषता क्या है? राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति का अंत और उनका सामंजस्यकारी स्वरूप। क्या है? सामंजस्यकारी स्वरूप। नोट कीजिएगा। अब इसका क्या मतलब है कि भाई देखो, वैसे तो जो है प्रारंभ में ब्रिटेन के अंतर्गत क्या था कि राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति थी। प्रारंभ में क्या था? इधर आइए, जैसे अनुदार दल है तो अनुदार दल विशेषकर उच्च वर्ग का समर्थक था। श्रमिक या मजदूर दल मजदूरों का समर्थक था। उदार दल की बात आती है तो निम्न वर्गों का समर्थक था। तो वर्गीय स्थिति थी प्रारंभ में, परंतु अब इसका अंत हो गया है। क्या हो गया? अब उसका क्या है? सामंजस्यकारी स्वरूप सामने आ गया है। क्यों? क्योंकि अब वास्तविक रूप में इनका झगड़ा ये नहीं है कि भाई हम उच्च वर्ग के समर्थन की बात करें, मध्यम वर्ग के समर्थन की बात करें या निम्न वर्ग के समर्थन की बात करें। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में अब इन दलों का जो लक्ष्य है वो केवल सत्ता प्राप्त करना है। केवल क्या है? सत्ता प्राप्त करना है। और वैदेशिक क्षेत्र मतलब विदेश नीति के क्षेत्र में किसी भी रूप में श्रमिक और अनुदार दल में कोई मतभेद नहीं है। ठीक है भाई। अगली विशेषता छठी है निरंतर सक्रियता। अब ध्यान देंगे भाई, ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं ना, वो निरंतर सक्रिय रहते हैं।
जैसे अमेरिका के अंतर्गत चुनाव होने के बाद में राजनीतिक दल शांत हो जाते हैं, जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत चुनाव होने के बाद भी राजनीतिक दल राजनीति में सक्रिय रहते हैं, इसलिए ब्रिटेन में निरंतर सक्रियता है। ठीक है, समझें। सातवीं बात क्या है, संयम और समझौते की प्रवृत्ति। अब ध्यान देंगे, संयम और समझौते की प्रवृत्ति। भाई ब्रिटेन के अंतर्गत जो द्विदलीय व्यवस्था ना, दो दल विशेष हैं जो श्रमिक और अनुदार, वास्तव में उनमें क्या है, संयम और समझौते की जो है प्रवृत्ति है। संयम और समझौते की मतलब ये एक दूसरे की खींचतान नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का जो है सहयोग करते हैं, संयम प्रवृत्ति में रहते हुए समझौते की प्रवृत्ति को अपनाते हुए ये राजनीति को संचालित करते हैं। कैसे? ये दोनों ही दल विशेषकर संवैधानिक साधन में विश्वास करते हैं। कौन? श्रमिक दल भी और अनुदार दल भी। ठीक है, ये किसी भी रूप में क्रांति को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी का तो आप ये देख सकते हैं पृष्ठभूमि में 1688 में जो क्रांति थी, गौरवमयी क्रांति जिसको कहते हैं, तो वास्तविक रूप में बिना रक्तपात के परिवर्तन हुआ था। अब अंतिम जो आठवीं विशेषता है वो है लूट प्रथा का अभाव। क्या? लूट प्रथा का अभाव, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लूट प्रथा का अभाव। देखो भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट प्रथा है। ये लूट प्रथा क्या होती है? सॉरी भाई, जब अमेरिका में देशात्मक शासन प्रणाली है ना, तो वहाँ जब कार्यपालिका के हेड, अध्यक्ष, जिस राष्ट्रपति कहा जाता है, उसका चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद में वहाँ वास्तविक रूप में प्रशासनिक अधिकारियों की अदला बदली कर दी जाती है, मतलब बदल ही दिया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति अपने अनुकूल लोगों को भर्ती करता है प्रशासनिक अधिकारी के पद पर। कैसे? कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति को विजयी करवाने में, राष्ट्रपति बनवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दौड़ धूप की है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उन लोगों को ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसे लूट प्रथा कहते हैं। जबकि ब्रिटेन में नहीं है ये लूट प्रथा। भाई वहाँ किसी भी दल की सरकार आए, प्रशासनिक अधिकारी वही बने रहते हैं, उनमें किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, जबकि अमेरिका में किया जाता है। मान लीजिएगा डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति बनता है, तो इनसे पहले रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी, तो वास्तविक रूप में इनके द्वारा सब अधिकारियों को बदल दिया जाएगा। फिर मतलब जब किसी भी दल की सरकार आती है, अदला बदली होती है, तो उसी प्रकार से वो जो है अधिकारियों की भी अदला बदली कर देते हैं। मतलब अपने अनुकूल व्यक्तियों को अधिकारी नियुक्त किया जाता है। समझ रहे ना? इसी को क्या कहते हैं? लूट प्रथा। तो अमेरिका में लूट प्रथा है, परंतु ब्रिटेन में लूट प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वहाँ किसी भी दल की सरकार बने, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि अमेरिका में जैसे ही मान लीजिएगा द्विदलीय व्यवस्था है, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, तो रिपब्लिकन पार्टी है सत्ता में, मान लीजिएगा उसको जो है विजय प्राप्त हो गई है, तो रिपब्लिकन पार्टी का जो राष्ट्रपति होता है वह डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनको बदल देगा, और वो उन्हीं लोगों को नियुक्त करेगा जिन्होंने उसे चुनावों में विजय दिलवाने में सहयोग किया है। इसे ही कहते हैं लूट प्रथा। तो ये लूट प्रथा जो है ब्रिटेन में नहीं है, अमेरिका में है। तो आप नोट कीजिएगा, लूट प्रथा का अभाव। फिर कह रहा हूँ मैंने ब्रिटिश दलीय व्यवस्था और अमेरिका की दलीय व्यवस्था की तुलना के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक से समझना हो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है भाई। और अंतिम बात ले रहे हैं हम, क्या? दल व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, ये नोट करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने पृष्ठभूमि में पहले बता दी थी ये बात, लेकिन फिर भी दल व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक दल व्यवस्था जिसमें वास्तविक रूप में केवल एक ही दल होता है, जैसे कि चीन के अंतर्गत एक ही दल है, साम्यवादी दल है। तो वहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वही करती हैं जो साम्यवादी दल कहता है, इसलिए वहाँ की शासन व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। द्विदलीय व्यवस्था दूसरी कौन सी है? भी 3 व्यवस्थाएं हो गई ना दलीय व्यवस्था। पहली एक दलीय व्यवस्था, जैसा चीन में द्विदलीय व्यवस्था, जब राजनीति में स्पष्ट रूप में प्रतियोगी दल केवल 2 ही होते हैं तो इसे द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। कहाँ कहाँ है ये? जैसे ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, यस, समझ रहे हैं ना, और अमेरिका में भी द्विदलीय व्यवस्था ही है। और तीसरा
जो इसका प्रकार है वो कौन सा दल व्यवस्था का? बहुदलीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत राजनीति में प्रतियोगी दल अनेक होते हैं, जैसा कि हमारे भारत के अंतर्गत है। वो एक अलग बात है, समय और परिस्थिति के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे भारत में प्रारंभ में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय वास्तव में कांग्रेस ही महत्वपूर्ण थी, तो इसको नाम दे दिया गया था एक दल की प्रभु सत्ता वाली दलीय व्यवस्था। अर्थात वास्तविक रूप में इसको और भी स्पष्ट करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक दल की प्रभु सत्ता वाली बहुदलीय व्यवस्था थी। तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में प्रारंभ से, लेकिन एक दल महत्वपूर्ण था। उसके बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुदलीय व्यवस्था आ गई और बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकारें बनने लग गई। आज की स्थिति देखते हैं हम, तो आज वास्तव में जो है भारतीय जनता पार्टी ही महत्वपूर्ण बन गई है। तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रारंभ में जो बात थी कि एक दल की प्रभु सत्ता वाली बहुदलीय व्यवस्था, तो भारत में हो सकता है यही प्रारूप फिर से उभर कर सामने आ जाए, एक दल की प्रभु सत्ता वाली बहुदलीय व्यवस्था। कि दल तो अनेक हैं लेकिन एक दल जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि पूरी दुनिया में जो राजनीतिक दल व्यवस्था है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, वो कहता है 3 प्रकार का होता है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। क्लियर? बाकी जो पार्टी सिस्टम है, इसके जो प्रकार हैं, इसके जो वर्गीकरण है, विद्वानों ने अनेकों रूपों में इसका वर्गीकरण किया है। तो इसके लिए मैं विशेष प्रयास करूँगा, जैसे आपका सामान्य जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा तो मैं सभी बातें मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराऊंगा। इसी प्रकार से राजनीतिक दल व्यवस्था का जो वर्गीकरण है, जिसमें अनेकों विद्वानों ने अनेकों रूपों में इसका वर्गीकरण किया है, वो सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को ठीक से समझ गए होंगे। यस? ओके, थैंक यू वेरी मच।